नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नया बिंदु लेकर, एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा बिंदु है विश्व के महान लोकतंत्र में, विश्व के महान लोकतंत्र में दलित समाज की दयनीय स्थिति का चित्रण करती डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी की कहानी पटाक्षेप नहीं हुआ, पटाक्षेप नहीं होगा। क्या है पटाक्षेप? पटाक्षेप से तात्पर्य है पर्दा गिराना। पटाक्षेप से क्या तात्पर्य है? पटाक्षेप से तात्पर्य है पर्दा गिराना। और पर्दा गिराना से कहानी में क्या तात्पर्य रहता है? नाटक या कहानी में पर्दा गिराने से तात्पर्य होता है नाटक या कहानी का अंत होना। तो हेतु भारद्वाज जी कह रहे हैं कि वो जिस कहानी की बात कर रहे हैं उस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है या नहीं होगा, अभी अंत नहीं होगा। तो हमें यह देखना है कि ये कहानी क्या कहती है। ये कहानी जो है हेतु भारद्वाज जी प्रारंभ में ही कह देते हैं, इस कहानी के प्रारंभ में ही कह देते हैं। वो दर्शा रहे हैं इस कहानी में एक दलित समाज की, एक निम्न वर्ग की जो पीड़ा है उसको दर्शा रहे हैं कि इस देश में, यह देश भारत देश, जिसे इस संसार की दूसरे नंबर की जनसंख्या है, जिस संसार की दूसरे नंबर की जनसंख्या, दूसरे नंबर पर है जनसंख्या के क्षेत्र में, इतने सारे लोग यहां पर रहते हैं। दूसरा, यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और इसका जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। उसके बावजूद भी उस संविधान को दरकिनार करते हुए, उसमें जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको दरकिनार करते हुए आज भी उस समाज की, जिस समाज को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया था या जिस संविधान के माध्यम से समाज में एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया था, उस एकता की लगातार आज भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो आज की कहानी यही बयान करती है। आज की कहानी जो है उसके प्रारंभ में हेतु भारद्वाज जी क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि यह कहानी एक गांव की कहानी है जिसमें कोई पात्र नहीं है। यह गांव की कहानी है। गांव, कौन से गांव की कहानी है? कहानी है ये रामनेर गांव की। किस गांव की है? रामनेर गांव की। एक ऐसा गांव जिसमें ठाकुरों का राज चलता है। ठाकुर केसरी सिंह जिस गांव का मुखिया है, उसी के बनाए हुए कानून वहां चलते हैं और जैसा वह चाहता है वैसा वहां होता है। उसी के गुरके वहां पर जो भी है उदंड करते रहते हैं। अब क्या है कि अचानक क्या होता है? देश आजाद हो जाता है, देश का संविधान बन जाता है और ऐसा होता है कि देश, जो गांव का मुखिया है वो चुनाव के द्वारा बनेगा, गांव का मुखिया चुनाव के द्वारा बनेगा। अब इस बात को जो दलित समाज जो होता है या दलित समाज के जो लोग रहते हैं या उस गांव में, हम जैसा कि कहें, जैसा हेतु भारद्वाज जी ने बताया है कि उस गांव में सबसे अधिक चमार जाति के लोग रहते हैं। तो संविधान के अनुसार देखा जाए तो चमार जाति के लोग जो संख्या में ज्यादा थे, अगर वोटिंग की बात आती है वो बहुत ज्यादा थे। उसी गांव में ठाकुर और ब्राह्मण भी रहते हैं लेकिन उन लोगों से उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर वो चाहे तो उनका व्यक्ति मुखिया बन सकता है, लेकिन उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस प्रकार से देश आजाद हो गया है और इस प्रकार से चुनाव होने वाले हैं। लेकिन केसरी सिंह जो उस गांव का ठाकुर है वह इस बात को जान जाता है। इस बात को जानने के बाद वह क्या करता है कि वह गांव की एक सभा बुलाता है और सभा में खड़ा रहकर कहता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं देश आजाद हो चुका है और आप लोग अपना मुखिया स्वयं चुन सकते हैं, तो मुझे इस मुखिया के उत्तरदायित्व से मुक्त कीजिए और आप अपना मुखिया चुन लीजिए। तभी उसी का एक, जिसे कह सकते हैं आज्ञाकारी या कर्जदार या गुर्गा या चमचा या गुंडा, कुछ भी कह सकते हैं, वह खड़ा होता है। पूर्व में ही यह तय हो चुका होता था कि इस तरह से होगा सब कुछ। वह खड़ा होता है कि नहीं मुखिया जी आप ही मुखिया बनिए, हम किसको मुखिया बनाएंगे? वो कहता है नहीं नहीं, मैं अब मुखिया के उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहता हूं। तो वहीं खड़ा होता है और फिर कहता है कि नहीं, अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, क्या नाम है उसका? केसरी सिंह। नाम है उसका केसरी सिंह। क्या नाम है उसका? केसरी सिंह। अब केसरी सिंह के बाद कहते हैं कि चलो ऐसा करो कि तुम्हारे पुत्र राम सिंह को खड़ा कर दीजिए, आप राम सिंह को मुखिया बना दीजिए। वो केसरी सिंह कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आप लोगों की अगर यह इच्छा है, अगर सारे गांव की, समस्त गांव की यही इच्छा है,
तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप राम सिंह जी को मुखिया बना दीजिए। अब देश की आजादी के बाद पहली बार राम सिंह मुखिया बन जाता है। अब इस बार तो राम सिंह मुखिया बन जाता है, लेकिन जैसे ही 5 वर्ष बाद फिर से चुनाव आते हैं, तब एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है? घटना यह घटती है कि इसी गांव के 2 युवक थे, ब्राह्मण समाज के 2 युवक थे, नाम था उनका बलवीर और महेंद्र। उनके पिता जो थे वो केसरी सिंह, जब मुखिया था केसरी सिंह, उसकी जितनी भी वह जो भी गांव के अंदर लोगों के साथ अन्याय करता था, उस अन्याय का वह विरोध करता था। कौन? बलवीर व महेंद्र का पिता। बलवीर व महेंद्र का पिता उनके अन्याय का विरोध करता था, तो केसरी सिंह ने उसको मरवा दिया था। उसके मरवाने के बाद बलवीर व महेंद्र अकेले हो गए थे, क्योंकि उनकी मां का देहांत पहले ही हो चुका था। ऐसी स्थिति में बलवीर व महेंद्र को उसके मामा दिल्ली ले गए थे और वहां पर किसी ऑफिस में दोनों को चपरासी की नौकरी पर लगा दिया था। यहां तक चलती है ये कहानी। किस गांव की कहानी है? ये कहानी है राम सिंह गांव की। किस गांव की? रामनेर गांव की कहानी है, और जिसका मुख्य है ठाकुर राम सिंह। अभी एक बार चुनाव, वो जैसे ही महेंद्र और बलवीर को पता चलता है तो वो वहां से चलकर रामनेर गांव आ जाते हैं और चमार जाति के लोगों को जागृत करते हैं कि तुम संख्या में अधिक हो और अगर तुम चाहो तो तुम्हारा मुखिया बन सकता है और ठाकुर राम सिंह के अत्याचारों से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए वो फगना को तैयार करते हैं। फगना उसी गांव का एक चमार है और वह आर्थिक रूप से संपन्न है और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, इसलिए उसको तैयार किया जाता है मुखिया बनने के लिए। अब पूरी तरह से पूरे गांव को जागृत किया जाता है। जैसा कि आप फिल्मों में देखते हो, क्या होता है कि जैसे ही पता चलता है राम सिंह को कि महेंद्र और बलवीर गांव के लोगों को उकसा रहे हैं, तो क्या होता है आगे यह होता है कि जैसा आप फिल्मों में देखते हो, वो उसको बुलवा भेजते हैं कि आपको मुखिया ने बुलाया है। लेकिन बलवीर व महेंद्र जाने के लिए मना कर देते हैं, वो नहीं जाते। ऐसी स्थिति में मुखिया के जो विशेष लोग होते हैं वो बलवीर व महेंद्र से मिलते हैं और उनको प्रयास करते हैं कि किसी तरह से उनको मना लिया जाए। उनको ऐसा भी कहा जाता है कि हम तुम्हें पैसे देंगे, उनको ऐसा भी कहा जाता है कि हम तुम्हें प्लॉट अलॉट कर देते हैं, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। लेकिन इन चमारों को उकसाओ मत, इन चमारों को अपने सर पर मत बिठाओ। मुखिया हम में से ही कोई एक बनना चाहिए, क्योंकि कौन बनना चाहता था? या तो ठाकुर बनना चाहता, ठाकुर और ब्राह्मण दोनों एक थे और ठाकुरों में ही कोई मुखिया बनना चाहता था। लेकिन बलवीर और महेंद्र वो इरादे के पक्के होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना होता है, इसलिए वो किसी भी लालच में नहीं आते हैं। उसके बाद उनको धमकाया भी जाता है, लेकिन फिर भी वो उनसे डरते नहीं है। अब चुनाव हो जाता है। अब वो क्या, चुनाव से पहले क्या करते हैं, राम सिंह जो है वो एक उपाय करता है। ठाकुर राम सिंह क्या उपाय करता है? वह क्या करता है कि उसी गांव में, रामनेर गांव में जो चमार समाज है उसके 2 वर्ग थे। एक वर्ग तो था जो आर्थिक रूप से संपन्न था और जिसके पास अपनी जमीनें थी, दूसरा आर्थिक रूप से जो कमजोर था और जिसके पास अपनी जमीनें नहीं थी, और वो लोग मजदूरी करने के लिए राम सिंह या अन्य ठाकुरों या ब्राह्मणों के खेतों में ही जाया करते थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर वह उन सबको अपने घर पर बुलाता है और उनको धमकाता है। उनको कहता है कि अगर तुम लोगों ने फगना को, जिसे चुनाव में खड़ा किया गया था, दूसरे चुनाव में फगना को जिसे चुनाव में खड़ा किया गया था, अगर उसको तुम लोगों ने वोट दिए तो हम तुम लोगों को अपने खेत में नहीं घुसने देंगे और तुम्हारे साथ वो हालात करेंगे कि तुम किसी को कह नहीं पाओगे। तो वो घबरा जाते हैं और साथ में उनको यह भी कह दिया जाता है कि तुम लोग यह बात किसी को बताओगे भी नहीं। अब ऐसी स्थिति में वो जाते हैं। चमार जो होते हैं वो तो यही सोचते हैं कि ये सारे वोट जो है उनको गिरने वाले हैं। जैसे ही चुनाव होते हैं और जो आधा वर्ग होता है उसके वोट राम सिंह में गिर जाते हैं, और होता क्या है, होता यह है कि फगना चुनाव हार जाता है। अब यह दूसरा चुनाव था, दूसरे चुनाव में फगना हार जाता है, काफी मतों से हार जाता है। ऐसी स्थिति में राम सिंह के लोग बलवीर व महेंद्र को बुलाते हैं। बलवीर व महेंद्र उनके पास जाता है, उनको समझाया जाता है, लेकिन बलवीर व महेंद्र कहते हैं कि नहीं, यह फिर क्या हुआ, एक बार हार गए तो फिर क्या हुआ, हम फिर से प्रयास करेंगे और तुम लोगों से जीतेंगे, तुम लोगों को हरा कर दम लेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन लोगों को, बलवीर व महेंद्र को राम सिंह के गुंडे बुरी तरह से पीटते हैं, उन्हें मरने की हालत में छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में फगना उन्हें दूसरे गांव में लेके जाता है, उनका इलाज कराता है और बलवीर और महेंद्र दिल्ली चले जाते हैं। वो फिर से गांव की तरफ मुंह नहीं करते हैं। अब
चलते 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 फिर चुनाव आ जाते हैं, तीसरे चुनाव आ जाते हैं गांव के, तीसरे चुनाव आते हैं, तब तक काफी माहौल बदल चुका होता है। क्योंकि जो मजदूर वर्ग होता है, जो ब्राह्मणों या ठाकुरों के घरों में काम कर रहा होता है या खेतों में काम कर रहे होते हैं, वो लोग शहरों में काम करने लग जाते हैं या अन्य कोई काम ढूंढ लेते हैं। पुराने बुजुर्ग जो थे वो मर खप जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, माहौल थोड़ा बदल जाता है और चमारों का एक जो विशेष रूप से पक्ष बन जाता है कि हमें एक गुट बन जाता है पूरी तरह से। उधर ब्राह्मणों और ठाकुरों का गुट जो होता है वो भी मजबूत हो जाता है, दोनों काफी मजबूत हो जाते हैं। तो चुनाव में फगना स्वयं दिल्ली जाता है और महेंद्र और बलवीर को बुलाकर लाता है। वो एक बार तो आने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर फगना के ज्यादा प्रयास करने पर वो आ जाते हैं। आते हैं लेकिन केवल 7 दिन पहले आते हैं, लेकिन आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका नाम और उसके अलावा जो भी चमार वर्ग के लोग बाहर मजदूरी करने गए हुए उनके वोट काट दिए गए हैं, लेकिन ब्राह्मणों के जो भी लोग या ठाकुरों के जो भी लोग बाहर गए उनके किसी के नाम नहीं काटे गए हैं। तो उसका विरोध करते हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता है। तो फिर कुछ दिन में क्या करते हैं कि बलवीर और महेंद्र एक बार दूसरे शहर गए होते हैं, वहां से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर गिरा दिया जाता है किसी के द्वारा। तो ऐसी स्थिति को वो भांप जाते हैं और वो चुपके से एक रात को दिल्ली चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब यहाँ जो उनके लिए रहना ठीक है नहीं है ऐसी स्थिति में। लेकिन जो फगना था वह हार मानने वाला नहीं था, या चमार जो थे वो हार मानने वाले नहीं थे। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, अब यह तय हो गया था कि चमार अवश्य जीतेंगे और ठाकुर इस बार हारेंगे। तभी ठाकुरों ने एक सभा बुलाई जाती है या मीटिंग बुलाई जाती है, गुप्त मंत्रणा की जाती है। उसमें क्या होता है कि सभी तय करते हैं कि किस तरह से जीता जाए, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाता। लेकिन सौभाग्यवश या उनका चमारों का दुर्भाग्य मानिए कि जो पार्टी आती है, चुनाव अधिकारी जो आता है वह आता है ठाकुर रणवीर सिंह। अब जैसे ही पता चलता है कि पार्टी में ठाकुर रणवीर सिंह है, राम सिंह उसको अपने यहाँ बुलाता है और दोनों मिलकर शराब पीते हैं और राम सिंह उसे नोटों की गड्डी देता है और उसे कहता है कि ठाकुर साहब जीतने तो हम ही चाहिए, ठाकुरों की इज्जत का सवाल है। तो वो कहते हैं ठाकुर साहब आप निश्चित हो जाइए, अगर ठाकुरों की इज्जत का सवाल है तो जीतेंगे आप ही, बस मैं जो कहता हूं वो थोड़ा सा उपाय आप कर लीजिए। अब उपाय किया जाता है, उपाय क्या किया जाता है आगे देखते हैं। क्या होता है कि राम सिंह जो है उसका एजेंट होता है बन्नी और जो फगना होता है उसका एजेंट होता है इतवारी। जैसा कि आप सभी लोग चुनाव में जाते हैं, चुनाव के बारे में जानते भी होंगे। चुनाव में क्या होता है, चुनाव अधिकारी या चुनाव की जो पार्टी होती है वह उसी व्यक्ति से वोटिंग करवाती है जिस व्यक्ति को वेरीफाई, जो उनके एजेंट होते हैं, जो लोग खड़े होते हैं चुनाव में, उनके जो एजेंट होते हैं वो उस व्यक्ति को वेरीफाई कर देते हैं, उसके परिचय को, तब वोट डाले जाते हैं। तो बन्नी क्या करता है, धीरे से चालाकी से, यह पहले से तय हो चुका होता है, रणवीर सिंह ने कहा होता है, वह क्या करता है इतवारी को कहता है कि चलो चाय पी के आते हैं। वह उसको चाय पिलाने के लिए ले जाता है और पीछे से क्या होता है कि चमारों की जितनी भी महिलाएं होती है उन सभी के वोट जो चुनाव की टीम होती है वो स्वयं ही डाल देती है। अब वोटिंग चलती रहती है। अब जैसे ही चलते चलते, जैसे ही दिन भर का काम करके दोपहर को महिलाएं आती हैं, सबसे आगे आगे फगना की जो पत्नी होती है वो होती है झुमकी, क्योंकि उसका पति है जो बनने वाला है मुखिया। तो सज संवर के तैयार होकर आगे आती है, वोट डालने लगती है। जैसे ही वोट डालने लगती है तो जो चुनाव अधिकारी होता है वो मना कर देता है कि आपका वोट तो पहले से डाला जा चुका है। तो अब इतवारी गुस्से में हो जाता है, सभी आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे। तो जो रणवीर सिंह होता है वह उनको चेतावनी देता है कि तुम लोग चुनाव में बाधा न डालें, क्योंकि वोट तो हुए और वोट किसने किया, वेरीफाई तुम्हारे एजेंटों ने ही वेरीफाई किया है, और अगर वेरीफाई नहीं करते हम क्या करें, और तुम लोग चाय पीने गए क्यों। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं हो पाता। काफी विरोध करने के बावजूद भी चुनाव हो जाते हैं और जो राम सिंह है वो तीसरी बार 100 मतों से फिर जीत जाता है। अब लगातार आप देख रहे हो कि होने के बावजूद भी, मतलब संविधान है, कानून है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस देश की स्थिति जस की तस बनी हुई है। उनको जिनको अधिकार मिलना चाहिए, जो समतावादी समाज की जो स्थापना होनी चाहिए, तो भारद्वाज जी कहते हैं समतावादी समाज की जो स्थापना होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अब केस वेस लड़ा जाता है, केस में वो भटकता रहता है, लेकिन केस इतना लंबा चलता है कि जिसका कोई अंत नहीं होता। अब क्या चुनाव आ जाते हैं, चौथी बार चुनाव आते हैं, चतुर्थ बार चुनाव आते हैं, तो अब उनको पता चल चुका होता है, क्योंकि तब तक क्या है कि फगना भी एक बड़ा नेता बन चुका होता है। वह केंद्रीय स्तर के जो नेता होते हैं उनसे अपनी जान पहचान बनाने लग जाता है और उनको अपने गांव में बुलाता है और वो आते हैं
और सब बात करते हैं आपस में। गुट भी काफी चमारों का है, वो काफी शक्तिशाली हो जाता है और आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं और स्थिति ये आ जाती है कि ठाकुर और ब्राह्मण चमारों से डरने तक लग जाते हैं, उनका गुट काफी मजबूत हो जाता है। अब ठाकुरों को यह लगता है कि इस बार जीतना नामुमकिन है, इस बार किसी भी स्थिति में हम इनसे जीत नहीं सकते हैं। तो तब क्या किया जाए? अब बैठते हैं, गुप्त मंत्रणा होती है, सभी आते हैं, तो फिर कहा जाता है कि कौन बने, तो कहा जाता है कि नाहर सिंह, राम सिंह का बेटा नाहर सिंह बनाया जाए। लेकिन नाहर सिंह बनाया कैसे जाए, क्योंकि चमार उसको वोट देने वाले नहीं है। तो राम सिंह एक योजना बनाते हैं कि क्यों न हम चमारों में से ही किसी एक को खड़ा करें। तो सभी को बुला लिया जाता है, फगना को भी बुलाया जाता है, चमारों को भी, ब्राह्मणों को भी, ठाकुर सभी इकट्ठे होते हैं। और उसमें राम सिंह कहता है कि मैं तुम सब लोगों से माफी मांगता हूं और मैं ये चाहता हूं कि गांव में शांति बनी रहे, क्योंकि गांव में हम देखते हैं कि लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चमार, ठाकुर और ब्राह्मण जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसी अशांति बनी रहे, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि कोई जाटो भाई ही मुखिया अब बन जाए। तो सब मतलब हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन तय होता है। फिर सब बात करते हैं कि हाँ चलो आप बताइए, आप जिसको कहेंगे उसी को हम मुखिया बना देंगे। तो राम सिंह बड़ी ही चालाकी से अपने कर्जदार, अपने आज्ञाकारी और अपने चमचे लच्छी राम को मुखिया के लिए खड़ा कर देता है। जो लच्छी राम जो होता है मजदूर वर्ग का लच्छी राम होता है, और वह क्या करता है कि चमारों की क्या बोलते हैं शेविंग करके और मजदूरी वगैरह करके वो अपने समय बिता रहा होता है। ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है ताकि जो मुख्य है वो राम सिंह ही बना रहे। अब ऐसी स्थिति भी गांव में या हर जगह आपको मिल जाएगी ऐसी स्थिति कि किसी जो विशेष मतलब संपन्न वर्ग है उसके द्वारा किसी विशेष जो उनका चमचा है या गुर्ग है उसको खड़ा कर दिया जाता है, और बाद में उसकी जगह सरपंची है या जो भी मुखियागिरी है या प्रधानी है जो भी है वो स्वयं करते हैं। तो अब समझ में नहीं आता क्या किया जाए। अब ये बातें हो जाती है, फिर चमार इकट्ठे होते हैं, तब पद कहते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति को जो मतलब उसका गुलाम है, अगर वह मुखिया बन गया तो मुखियागिरी या प्रधानी तो किसके पास रहेगी? राम सिंह के पास रहेगी। ऐसी स्थिति में क्या करता है कि फगना उसको पसंद नहीं करता और फगना इतवारी को खड़ा कर देता है। प्रधानी के लिए किसको खड़ा करता है? इतवारी को खड़ा कर देता है। अब क्या है, प्रधानी में दो लोग खड़े हो जाते हैं, एक लच्छी राम और एक इतवारी। अब चमारों को तो यही पता है कि एक तरफ कौन खड़ा है, एक तरफ लच्छी राम खड़ा है और जो नशेड़ी है, और दूसरी तरफ इतवारी खड़ा है जिसके साथ फगना है। एक तरफ लच्छी राम है जिसके पास चमारों का दूसरा वर्ग है जो भूमिहीन है या जो मजदूर वर्ग है, और लच्छी राम इतवारी के साथ वो वर्ग है जो आर्थिक संपन्न है और जिसके जमीन जायदाद भी है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं चलता, जो राम सिंह की चाल उनको पता नहीं चलती है। अब जब फॉर्म भरे जाते हैं और जब पर्चा चिपकाया जाता है, नाम चिपकाए जाते हैं कि किस किस ने फॉर्म भरे हैं, तो उसमें 3 नाम होते हैं। एक होता है राम सिंह के बेटे का नाहर सिंह का नाम, एक होता है लच्छी राम का नाम और एक होता है इतवारी का नाम। अब 3 नाम हो गए। अब स्थिति ये हो जाती है कि चमार जो होते हैं वो तो 2 वर्गों में बट जाते हैं, और जो उधर राम सिंह होता है वो हमेशा उसको भड़का के रखता है किसको? लच्छी राम को, कि तुम खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब चमारों के वोट तो 2 धड़ों में बट जाते हैं, और लच्छी राम जो नाहर सिंह के वोट है, ब्राह्मणों और ठाकुरों के वोट एक जगह गिर जाते हैं। और चौथी बार देश की आजादी के बाद फिर एक बार राम सिंह जो है वो नाहर सिंह जो है, ठाकुर नाहर सिंह जो है वो प्रधान बन जाता है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। और आखिरी जो वाक्य है वो हेतु भारद्वाज जी कहते हैं, पटाक्षेप इस नाटक का या इस कहानी का पटाक्षेप नहीं होगा। ये कहानी और ये नाटक जो चल रहा है ये चलता ही रहेगा। तो ये थी कहानी कि वर्तमान समाज में कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी किस तरह से बनाए जाते हैं। वर्तमान समाज की भी मैं आपको बता दूं यही स्थिति है कि गांव या आप क्षेत्रों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक विशेष वर्ग के जो चुनाव के लिए जिन लोगों को खड़ा किया जाता है वो लोग किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर ही काम करते हुए नजर आते हैं। वो उस पद से पहले भी मजदूरी करते हुए नजर आते हैं और पद के बाद भी वो उसी मजदूरी में ही नजर आएंगे। ऐसी स्थिति उनकी बनी रहती है, उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि वो किसी एक चमचे के रूप में काम करते हैं और जिस वर्ग विशेष को यह मिलना होता है। और यह स्थिति न केवल मतलब एक वर्ग विशेष की है, बल्कि एक आधा हिस्सा जो इस देश का आधा हिस्सा है उसकी भी यही स्थिति बनी हुई है, जिसके बारे में हम महिला कह सकते हैं कि महिलाओं में भी हमारे देश की स्थिति यही बनी हुई है कि देश के अंदर
संविधान में क्या किया गया है, महिलाओं को अधिकार दिया गया है कि वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं और चुनाव में खड़े होकर पद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि कोई व्यक्ति विशेष है वो खड़ा हो जाता है, उसके बाद वही इतने कानून बनने के बाद बार बार कानून बने हुए कि अगर महिला खड़ी होती है तो किसी भी सभा सम्मेलन में जो प्रत्याशी है वो महिला ही भाग लेगी, उस जो कुर्सी है उस कुर्सी पर भी, उस ऑफिस में भी वही महिला ही बैठेगी। लेकिन हो क्या रहा है, हो यह रहा है कि उस महिला की बजाय उसका पति या उसके पिता वगैरह वो उसका राज करते हैं। उस महिला से 90% लोग अनभिज्ञ ही रहते हैं कि वो महिला कौन है जिसे हम लोगों ने चुना है। तो ये स्थिति हमारे देश की बनी हुई है और जब तक हमारे देश की ये 50% स्थिति बदल नहीं जाती है, साथियों मैं अपने विचारों के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति देश से प्रेम करता है उसे इस देश के हर नागरिक से प्रेम करना होगा। जो व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा देश विकास करे, हमारा देश प्रगति करे, हमारा देश विश्व में सिरमौर बने, तो उसे हर व्यक्ति को आगे लाना होगा, उसे हर व्यक्ति को आगे लाना होगा और हर व्यक्ति के विकास में सहयोग करना होगा। और जब तक हम अपनों से ही, अपने साथियों से, अपने अड़ोस पड़ोस से और अपने कंपटीटरों से ईर्ष्या करते रहेंगे, घृणा करते रहेंगे, तब तक ये देश कभी विकास नहीं कर सकता। और हमारी कमजोरी का, हम जो इतने पिछड़े हुए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा यही है कि हमारी आबादी का 50% हमारी महिलाएं हैं और हमने महिलाओं को घर में कैद करके रखा हुआ है। जब तक हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, माँ जब तक बाहर नहीं निकलेगी, हमारे देश का पूरा वर्ग, पूरे के पूरे नागरिक जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक शिक्षित नहीं होंगे, तब तक इस देश को सिरमौर हम नहीं बना सकते। तो हमें इस, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए कि महिलाओं को भी बराबरी का हक देते हुए उन्हें हमारे इक्वल लाने का प्रयास करना चाहिए। चलो कहानी में चलते हैं। इसके मुख्य पात्रों के बारे में बता देना चाहता हूं थोड़ा। केसरी सिंह, केसरी सिंह ठाकुर है गांव का जो आजादी पूर्व का प्रधान था। उसके बाद आता है राम सिंह जो केसरी सिंह का पुत्र है, 3 बार प्रधान बनता है। राम सिंह केसरी सिंह का पुत्र है जो 3 बार प्रधान बनता है। नाहर सिंह राम सिंह का पुत्र है जो राम सिंह के बाद प्रधान बनता है। दयाराम राम सिंह का गुर्गा है जो स्कूल में अध्यापक भी है, हर छोटी बड़ी बात पर लड़ाई झगड़ा करने वाला। दयाराम जो है वो राम सिंह का गुर्गा है और उसे ही वहां एक स्कूल बनाया जाता है, उसी स्कूल का उसे अध्यापक बना दिया जाता है और बाद में वह उसका प्रधानाध्यापक भी बन जाता है। वही डाकखाना देखता है, वह लड़ाई झगड़ा भी करता है, हर छोटी बड़ी बात पर लड़ता रहता है। एक प्रकार का राम सिंह का पाला हुआ बदमाश है दयाराम। सुमेरा पंडित, सुमेरा पंडित जो है केसरी सिंह का मित्र है जो केसरी सिंह के बाद उनके पुत्र को प्रधान बनाने की घोषणा करता है। सुमेरा पंडित केसरी सिंह का मित्र है। जब केसरी सिंह कहता है कि भैया हमसे ना प्रधानी हो, तो हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब आप अपने हिसाब से चुन लीजिए अपना जो भी प्रधान चुनना है। ऐसे स्थिति में क्या है, ऐसे स्थिति में सुमेरा सिंह जो उसका मित्र है बड़ी चालाकी से कहता है कि अगर आपको प्रधानी नहीं करनी है तो आपका बेटे राम सिंह को प्रधान चुन लीजिए, हमें मंजूर है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है बड़े चालाक लोग हैं। बलवीर व महेंद्र दोनों भाई हैं, जाति से ब्राह्मण है, दिल्ली में नौकरी करते हैं। पिता की हत्या केसरी सिंह के लोगों द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद मां पहले से ही नहीं होती है तो मामा जो होते हैं वो उनको दिल्ली ले जाते हैं, वहां पर चपरासी की नौकरी करवाते हैं। फगना जो प्रधानी के चुनाव में खड़ा होता है, जाति से चमार है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और आर्थिक रूप से संपन्न भी है, जमीन जायदाद वाला है फगना, लेकिन बेचारा 3 बार चुनाव हार जाता है। बन्नी ठाकुर, बन्नी ठाकुर यह वह व्यक्ति है जो दूसरे चुनाव में राम सिंह का एजेंट बनता है और इतवारी को चाय के लिए ले जाता है और पीछे से मामला जो है वो सारा सफा चट कर दिया जाता है। इतवारी दूसरे चुनाव में फगना का एजेंट जो जिसे मूर्ख बना दिया जाता है बेचारा इतवारी। रणवीर सिंह चुनाव अधिकारी जाति से ठाकुर, रणवीर सिंह यह चुनाव अधिकारी है। ठाकुर रणवीर सिंह चुनाव अधिकारी है। चुनाव अधिकारी क्या है, एक प्रकार का रिश्वतखोर है, महा हरामी। राम सिंह से पैसे लेता है, रिश्वत लेता है, नोटों की गड्डी लेता है और बड़ी ही चालाकी से फगना को हरा देता है। सभी चमार महिलाओं के वोट फर्जी डलवा देता है। लच्छी राम जिसे राम सिंह ने प्रधान पद के लिए चुना था, जाति से चमार है। लच्छी राम जो है जिसे राम सिंह ने प्रधान पद के लिए चुना था, जाति से चमार है। राम सिंह का स्थायी कर्जदार और आज्ञाकारी है, नशेड़ी है। चमारों की हजामत बनाना व ठाकुरों की मजदूरी करना ही उसका कार्य था। बिहारी सुमेरा का पोता है, सुमेरा पंडित जो नाहर केसरी सिंह का मित्र था उसका पोता है ये, राम सिंह व नाहर सिंह का समर्थक। अब ये उनका समर्थक बन जाता है, ठीक है। चन्नी राम सिंह का समर्थक है,
झुमकी फगना की घरवाली है, जो सबसे पहले वोट देने आई थी। अब थोड़ा सा हेतु भारद्वाज जी के बारे में बताना चाहूंगा। समय माजरा मासिक का नियमित संपादन किया था। हेतु भारद्वाज जी ने समय माजरा का मासिक पत्रिका थी जिसका नियमित संपादन इन्होंने किया था। मधुमती का भी संपादन किया था। नाटक है इनका आधार की खोज। हेतु भारद्वाज जी का नाटक है आधार की खोज। उपन्यास है बनती बिगड़ती लकीरें। नाटक है हेतु भारद्वाज जी का आधार की खोज और उपन्यास है इनका बनती बिगड़ती लकीरें। कहानी संग्रह, इनके कहानी संग्रह 3 कमरों का मकान, जमीन से हटकर, चीफ साहब आ रहे हैं, सुबह है सुबह, तीर्थ यात्रा और पट्टाक्षेप नहीं होगा। ये इनके कहानी संग्रह है। कौन कौन से हैं? 3 कमरों का मकान, जमीन से हटकर, चीफ साहब आ रहे हैं, सुबह सुबह, तीर्थ यात्रा और पट्टाक्षेप नहीं होगा। ये इनके कहानी संग्रह है। इसके बाद आता है राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 ईस्वी में जमीन से हटकर रचना पर इन्हें 1980 ईस्वी में क्या मिला था? राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। हेतु भारद्वाज जी की कहानियों को सबसे प्रबल पक्ष, हेतु भारद्वाज जी की कहानियों का जो सबसे प्रबल पक्ष है वो है उनकी मानवीयता। क्या है? मानवीयता। हेतु भारद्वाज तनाव धर्मी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। हेतु भारद्वाज जी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तनाव धर्मी। इसमें भी देखिए लगातार तनाव बना रहता है ठाकुर और चमारों में। नंद चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि गुस्सेल कहानियां। हेतु भारद्वाज जी की कहानियों को नंद चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं? गुस्सेल कहानियां। क्या कहते हैं? गुस्सेल कहानियां। किसने कहा है गुस्सेल कहानियां? नंद चतुर्वेदी ने। नोट कर लीजिए। मध्यम वर्ग का जीवन संघर्ष उनकी कहानियों का केंद्र बिंदु है। मध्यम वर्ग जो है उनका जीवन संघर्ष जो रहा है वो हेतु भारद्वाज जी का केंद्र बिंदु है। हेतु भारद्वाज जी वर्तमान में जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के पद से वो सेवानिवृत्त हुए हैं। और मैं प्रॉपर रूप से आपको बताना चाहूंगा कि मैं उनसे मिल भी चुका हूं, बहुत बार मिल चुका हूं। मेरी जो पीएचडी होनी थी, डॉक्टरेट की जो पीएचडी जो होनी थी वो उन्हीं के बेटे रजनीश भारद्वाज जी से होनी थी। और सबसे पहले उन्हीं को गाइड के रूप में मुझे प्राप्त हुए थे सौभाग्य से। और उसी दौरान मेरी हेतु भारद्वाज जी से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश लगातार वो मेरे गाइड नहीं रह पाए या मैं उनको गाइड के रूप में अपने पास नहीं रख पाया, तो फिर मुझे बदलना पड़ा था। तो बहुत ही अच्छे लेखक है हेतु भारद्वाज जी और स्वभाव उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और ये कहानी जो है पुरानी कहानी नहीं है, आज के लेखक हैं और आज की ही कहानी है, वर्तमान के लेखक और वर्तमान की कहानी है। और कहानी ऐसी है कि आंखों देखा हाल है। अगर आप किसी गांव से संबंध रखते हैं और गांव के बारे में जानते हैं तो आप इस कहानी से कहीं भी, इस कहानी में जो भी लिखा है उससे कहीं भी आप ऐतराज नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ मैं थोड़े से वाक्य हैं वो और बताना चाहूंगा। थोड़े से मैंने इसके जो है वार्तालाप है, कहानी काफी थोड़ी सी लंबी है तो थोड़े से वार्तालाप है वो पूछ लिए जाते हैं, मतलब वाक्य है, मैं बोल देता हूं। कहां धोखो मत दे जइयो समूरो जात को सवाल है। कहा धोखो मत दे जाइयो समूरो जात को सवाल है। किसका है ये कथन? हरज्ञान का। हरज्ञान किससे कहते हैं? जब चमार जाति के लोग, मैं आपको बार बार बताऊंगा और ये कहानी आपको याद करवा दूंगा। और मेरे पढ़ाने के बाद ये मैंने सार बताया, फिर मैं इसके जो कथन है वह बताऊंगा और उसके बाद मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। और उसके बाद अगर ऐसा एक भी प्रश्न होगा जो आपको नहीं आता हो तो आप मुझे फोन करना। कहां धोखो मत दे जाइयो ससुरो जात को सवाल है। हरज्ञान जो उसको कहीं न कहीं ये जानकारी रहती है कि ये जो मजदूर वर्ग है और ये जो ठाकुरों के यहाँ काम करने जाते हैं, पहले चुनाव की बात है, जो चुनाव से होना पहला तो निर्गुण होता है, दूसरे चुनाव की बात है, तो कहीं न कहीं ये गड़बड़ न कर जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? वो कहते हैं कि नहीं करेंगे। फिर दूसरा वाक्य क्या है? हम बामन, वो क्या कहते हैं? हम बामन ठाकुर को दही बेजर खाए का जो जाति के संग दगा करेंगे। हम बामन ठाकुर को दही बेजर खाए का जो जाति के संग दगा करेंगे। वो कहते हैं हम जाति के साथ दगा नहीं करेंगे, लेकिन वो कर जाते हैं और जाति को हरा जाते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी रहती है। कर लिया सारे चमारों को इकट्ठा, अब बैठो उन्हीं की गोद में। कर लिया सारे चमारों को
अब बैठो उन्हीं की गोद में। प्रथम जीत के बाद, मतलब दूसरी जीत के बाद, कौन? राम सिंह कहता है। किससे? बलवीर और महेंद्र से। कहता है कि कर लिया चमारों को इकट्ठा, अब बैठो उनकी गोद में। भैया यह राग तो तुम्हारा ही छेड़ा हुआ है, अब तुम ही आकर पार लगाओ, अब की बार पहले जैसा धोखा नहीं होगा। भैया यह राग तो तुम्हारा ही छेड़ा हुआ है, अब तुम ही आकर पार लगाओ, अब की बार पहले जैसा धोखा नहीं होगा। यह कथन फगना का है। और कब है? जब दूसरे चुनाव में, सॉरी तीसरे चुनाव में वह क्या करते हैं, दिल्ली जाता है फगना महेंद्र और बलवीर को बुलाने के लिए। तब वो कहता है कि तुम लोगों ने ये अलख जगाई है और तुम ही इसमें पार डालो, अब क्या हो सकता है, एतराज तो पहले करना चाहिए था। यह कथन किसका है? अब क्या हो सकता है, एतराज तो पहले करना चाहिए था। किसका कथन है ये? यह कथन है बीडीओ का। जब महेंद्र व बलवीर के वोट काट लिए जाते हैं तब वे सब मिलकर बीडीओ के पास जाते हैं, लेकिन बीडीओ कहता है कि एतराज तो पहले करना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरे चुनाव में महेंद्र व बलवीर माहौल देखकर पहले ही दिल्ली के लिए खिसक जाते हैं। आते तो हैं 7 दिन पहले, लेकिन माहौल देखकर जैसे मकान गिरा दिया जाता है, उनके वोट काट दिए जाते हैं, और पिछली बार भी उनको याद होती है कि कहीं पिछली बार की तरह मार न पड़े, तो बलवीर व महेंद्र दोनों खिसक लेते हैं। दूसरी बार चुनाव में रणवीर सिंह ठाकुर चुनाव अधिकारी आ जाता है। और जब बात ठाकुरों की इज्जत की ही है, जब बात ठाकुरों की इज्जत की ही है, तो क्यों चिंता करते हो प्रधान जी, आप ही प्रधान बनोगे। जब बात ठाकुरों की इज्जत की हो तो क्यों चिंता करते हो प्रधान जी, आप ही प्रधान बनेंगे। किसका कथन है ये? यह कथन है चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह का। जब दारू पिला दी जाती है, नोटों की गड्डी जेब में डाल दी जाती है, तो इस प्रकार के वाक्य प्रयोग में आते हैं। दूसरे चुनाव में इसी का नोटों की गड्डी का परिणाम होता है कि राम सिंह 100 वोटों से जीत जाता है। भाइयों गांव की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। भाइयों गांव की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अब रास्ता निकालो कि गांव में अमन चैन कायम हो। किसके वाक्य हो सकते हैं ऐसे वाक्य है बनावटी ठाकुर राम सिंह के। किसके हैं? राम सिंह के ऐसे वाक्य है। अब उत्तर क्या मिलता है? देखो, गांव को अमन चैन तो प्रधान जो तुमने ही खोयो है, अब सब मटिया मेट कर रास्ता हमसे पूछ रहे हो। फगना का कथन राम सिंह से। कहता है मटिया मेट तो तूने कर दिया और हमसे रास्ता पूछ रहे हो, क्या आदमी है भैया। चमारों के लिए राम सिंह का कौन सा प्रस्ताव अप्रत्याशित था? बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है कि चुनावों के लिए चुनाव में राम सिंह का कौन सा प्रस्ताव अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित जिसकी इच्छा, जिसके बारे में सोचा ही नहीं गया, ऐसा प्रस्ताव। क्या प्रस्ताव था? वो प्रस्ताव ये था कि क्यों न एक जाटव भाई को ही प्रधान बना दिया जाए। फगना की समझ में कौन सा खेल नहीं आया भैया। फगना की समझ में खेल नहीं आ रहा था कि राम सिंह कौन सा खेल खेल रहे हैं। कि राम सिंह जाटव को प्रधान बनाने की बात कर रहे हैं, ये खेल किसके समझ में नहीं आ रहा था? फगना की खेल में। या फगना की समझ में कौन सा खेल नहीं आ रहा था? खेल नहीं आ रहा था कि जाटव को, राम सिंह द्वारा जाटव को प्रधान बनाए जाने का प्रस्ताव, ये खेल फगना की समझ में नहीं आ रहा था। भूमिहीन मजदूर किसके पक्ष में थे? लच्छी राम के पक्ष में थे। भूमिहीन मजदूर किसके पक्ष में थे? लच्छी राम के पक्ष में थे। और दूसरा जो चमार उम्मीदवार था वह इतवारी को बनाया गया था। दूसरा चुनाव 7 वर्ष बाद हुआ था। सरकार के पास कभी सूखा तो कभी कबाड़ का बहाना था। गांव का नाम पंडित नेहरू तक क्यों गया? पहली बार जब निर्विरोध राम सिंह को चुना गया तब उन लोगों ने बड़ी वाहवाही लूटी और गांव वालों को कहा कि गांव के लिए बड़ी खुशी की बात है कि गांव का नाम रामनेर, गांव का नाम किसके लिए गया है? नेहरू तक गया है। अब इस सारांश, 2 प्रकार के सारांश बताऊंगा, कहानी खत्म भाई। 2 सारांश बताऊंगा। पहला सारांश तो यह है कि आजादी से पहले प्रधान कौन था? केसरी सिंह। आजादी से पहले प्रधान कौन था? केसरी सिंह। आजादी के बाद उसी का बेटा राम सिंह 3 बार प्रधान बनता है। आजादी के बाद उसी का बेटा 3 बार प्रधान बनता है। कितने वर्ष के लिए? 17 वर्ष के लिए, क्योंकि एक बार चुनाव 7 वर्ष तक आगे चले जाते हैं। और फिर उसके बाद चौथी बार जो है उसी का बेटा नाहर सिंह, राम सिंह का बेटा नाहर सिंह चुनाव जीतता है। ये दूसरा सारांश यह है कि कहानी जो है वो 3 चुनावों की कहानी है। सॉरी, कहानी जो है वो 4 चुनावों की कहानी है। कौन कौन से चुनाव है? पहला चुनाव है जिसमें राम सिंह निर्विरोध प्रधान बन जाता है।
केसरी सिंह ने चालाकी से अपने बेटे को प्रधान बना दिया है। दूसरे चुनाव में क्या होता है, बलवीर व महेंद्र चमारों को एक करता है, फगना का चुनाव में लड़ाता है। मजदूर जो है वो चमारों का धोखे से या डर के मारे वोट राम सिंह को दे देते हैं। बलवीर व महेंद्र बुरी तरह से पीटे जाते हैं। यह द्वितीय चुनाव है और राम सिंह जो है वो काफी मतों से जीत जाता है। अब आता है तीसरा चुनाव। तीसरे चुनाव में क्या होता है, तीसरे चुनाव में भी राम सिंह 100 मतों से जीत जाता है। क्यों जीत जाता है, क्योंकि चुनाव अधिकारी एक ठाकुर आ जाता है, ठाकुर जिसका नाम है रणवीर सिंह, और वो रिश्वत लेकर चमारों की सभी महिलाओं के वोट जो है राम सिंह को फर्जी रूप से डलवा देता है और एक बार पुनः फगना 100 मतों से हार जाता है। अब आता है चौथा चुनाव। चौथे चुनाव में पूरा ऐसा लग रहा था कि जो चमार है वो अवश्य जीतेंगे, लेकिन इस बार भी वो नहीं जीत पाते। क्यों नहीं जीत पाते, क्योंकि जो राम सिंह है वो बड़ी ही चालाकी से चमारों को 2 गुटों में बांट देता है। एक भूमिहीन मजदूर चमार, दूसरा आर्थिक संपन्न चमार, 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। एक वर्ग में लच्छी राम खड़ा हो जाता है और दूसरे में इतवारी खड़ा हो जाता है, और तीसरा राम सिंह धीरे से अपने बेटे नाहर सिंह को खड़ा कर देता है। और इस प्रकार मजदूरों के जो चमार होते हैं उनके वोट जो होते हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं और नाहर सिंह पुनः बन जाता है। इसलिए हेतु भारद्वाज जी कहते हैं कि ये जो नाटक है इस देश में जारी है। इस नाटक का, इस कहानी का पटाक्षेप नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए इसी प्रकार की क्लास के लिए, और एक शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। लगातार पूरे का पूरे जो कोर्स है पूरा कोर्स करवाया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक का 100 में से 100% करवाया जाएगा। पूरे के पूरे टेस्ट लिए जाएंगे। और एक बात और बता दूं, आपको अगर किसी बिंदु पर विशेष रूप से क्लास लेनी है या विशेष रूप से जिन लोगों ने मुझे बोला है उनकी क्लासें बहुत जल्दी ले ली जाएगी। और अगर किसी को किसी प्रकार की सलाह देनी है तो वह दे सकता है कमेंट बॉक्स में। लंबी सलाह भी आपकी स्वीकार की जाएगी, क्योंकि आप और हम अलग नहीं है, आप और हम एक ही हैं। मैं आपके लिए हूं और सिर्फ आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए, शुभकामनाएं।